रिस्पेक्ट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं एक-एक करके कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पर्यावरण में पूछे जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, पर्यावरण का सेक्शन आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सहायक शिक्षक में ही आपको पर्यावरण पूछा जाएगा। सहायक शिक्षक में तो आपका 20 नंबर का पर्यावरण है ही है, साथ ही साथ शिक्षक पद है जो है आपका, उसमें विज्ञान में भी एक सेक्शन पर्यावरण का दिया हुआ है जिसका सिलेबस बहुत हद तक सेम है। तो आप अगर पर्यावरण एक जगह तैयार करते हैं तो आपका वो सहायक शिक्षक के साथ-साथ शिक्षक पद के लिए भी आपका अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ न कुछ प्रश्न प्रश्न तो डेफ़िनेटली यहाँ-वहाँ दोनों जो जगह जो है वो मैच करते हैं, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन-कौन सा है? टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, छोटी माता, खसरा, पोलियो, बेरी-बेरी, रिकेट्स, पेलेग्रा या फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो याद रखिएगा, मच्छर के काटने से हमें 2 चीज़ तो पता है कि मलेरिया और डेंगू तो होता ही है। क्लियर है? अब आप सबसे पहले खोजिए कि मलेरिया और डेंगू कहाँ-कहाँ है? इसके बाद बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। तो मलेरिया और डेंगू दोस्तों मुझे तो सिर्फ़ एक जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही साथ मैं आपको पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। पीडीएफ फॉर्म में रिटन होगा, हैंड रिटन होगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे उपलब्ध करा दिया जाएगा कुछ दिन के अंदर। और जो आपका ये पर्यावरण का जो टॉपिक है, इसमें आपके कुछ रोग वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं। रोग हो गया, कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन में क्या-क्या है, मलेरिया किससे होता है, ठीक है, वायरस से क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार कवक से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है। तो ये सारी बातें हम धीरे-धीरे करके पीडीएफ के नोट्स के फॉर्म में और वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में मैं कंप्लीट कराते जाऊँगा, जो कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। आइए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्रांकन सिखाना है, मतलब मानचित्र के बारे में उनको जानकारी देनी है। इससे बच्चों के किस कौशल का विकास होगा? गणना करना, रेखा चित्र बनाना, ठीक है, मापन करना या स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता विकसित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। छोटा बच्चा है, उसको हम मापने नहीं बता सकते हैं, गणना करना नहीं जानेगा, वो गणना कैसे करेगा? छोटा बच्चा है, वो अभी तो वो सीखना स्टार्ट किया है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि मानचित्र में मेरे घर से स्कूल की कुल दूरी कितनी है ना? स्कूल से उस शहर की कितनी दूरी है या निकट में कौन-सा पार्क है, ये सारी चीज़ें वह किस दिशा में है, उसको दिशा की जानकारी भी हम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हम छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 123, नीचे दिए गए कथन में कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां इनके सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं। ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार देती हैं। यह सीखने में कमजोरी का परिचायक है। देखिए, सीखने में कमजोरी नेगेटिव बात कर दिया, गलत हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या होती हैं? उनके सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं? नहीं, बच्चे गलती करके तो सीखते हैं। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में बिल्कुल, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं, ना कि ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली नेगेटिव बात कर रहा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 123 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 124 की बात करते हैं दोस्तों। तो शिक्षा का आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी हम लोग पोर्टफोलियो में एकत्रित करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है पोर्टफोलियो बनाना। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या करते हैं दोस्तों? तो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। क्लियर है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, ठीक है, उसके जो अपघटक होंगे, उसके जो डीकम्पोजर्स होंगे, वो क्या करेंगे? किसी भी कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। क्या करेंगे? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक मतलब आपका कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मतलब आपका अकार्बनिक। कार्बनिक को अकार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम कौन करेगा? आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक मतलब डीकम्पोजर्स। अगला,
126 नंबर क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करीब डैश में पूर्ण करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक जो घूर्णन होता है दोस्तों वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, 24 घंटे में क्या है, पूरा कर लेती है। अब ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये काफी लेंदी और घुमाव वाला प्रश्न भी है। ठीक, ये प्रश्न जो है आपका ये रीजनिंग से संबंधित है। गीता रमन की पत्नी है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में एक बना रहा हूँ वीडियो, अब देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गीता जो है वो रमन की पत्नी है। मान लेते हैं ये गीता है दोस्तों और ये रमन है। गीता जो है माइनस लगा देता हूँ, रमन जो है प्लस लगा देता हूँ। रमन पुरुष है, गीता स्त्री है। गीता रमन की पत्नी है। देव गीता का इकलौता भाई है। देव जो है वो गीता का क्या है, इकलौता भाई है। देव गीता का इकलौता भाई है। एक सेकेंड ना, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं। देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है, देव का ऋतु से क्या रिश्ता है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ना, क्लियर नहीं हो रहा था वहां पे। गीता रमन की पत्नी है। गीता रमन हो गए, गीता हो गई, तो माइनस है मतलब गीता और डैश 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 है मतलब ये, इनमें पति पत्नी का संबंध है। उसके बाद बोलता है देव गीता का इकलौता भाई है। देव जो है गीता का इकलौता भाई है, तो देव जो है रमन जो है देव का जीजा लगेगा, जीजा जी लगेंगे। तो ऋतु गीता की पुत्री है। अब गीता की पुत्री कौन है दोस्तों, ये है ऋतु। ठीक है, लड़की है, पुत्री है। तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है, तो देव का ऋतु से, देव का ऋतु से, जिसके साथ से लगा रहता है वो रिश्ता निकलता है। ठीक है, ऋतु से मतलब ऋतु देव को क्या बोलेगी, तो ऋतु देव को क्या बोलेगी दोस्तों, मामा बोलेगी कि क्या बोलेगी, ऋतु क्या बोलेगी देव को, मामा। ऋतु क्या बोलेगी देव को, ऋतु की मम्मी का भाई क्या लगेगा, ऋतु का मामा लगेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, पाठ बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने कहना, बच्चों में क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए पाठ में दिए गए बच्चों को प्रश्नों को बच्चों से हल कराना सही नहीं लगता है। पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है, तो बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और उनके अवलोकनों को क्या करना, दर्ज करना। गेट द चिल्ड्रन टू डू द एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण, चलिए तो प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण जो है दोस्तों वो खुदाई नहीं है। याद रखिएगा, खुदाई जो है ये उदाहरण नहीं है प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है। चुपचाप जहां मसूड़ों में देखिएगा खून, स्कर्वी लगा दीजिएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से, मैं इसको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा पीडीएफ लेक्चर में, उसमें पूरे के पूरे विटामिन रहेंगे और विटामिन की कमी से होने वाला रोग भी होगा। क्लियर है, तो फिलहाल याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, इसमें मसूड़ों से क्या होता है, खून निकलने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। रुके हुए पानी से पोलियो, रेबीज, मलेरिया। मलेरिया दोस्तों होता है मच्छर के काटने से, रेबीज कुत्ते के काटने से, और पोलियो वायरस से, और टीबी जो होता है क्षय रोग, ये हो सकता है दोस्तों आपका आंसर है पोलियो। देखिए पोलियो जो होता है ये रुके हुए पानी से नहीं होता है, आपका टीबी ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का टीबी। टीबी जो होता है वो रुके हुए पानी। दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा, रुके हुए पानी से पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था। रुके हुए पानी की अगर हम बात करेंगे तो पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, और क्षय रोग जो होता है दोस्तों ये जीवाणु से होता है। ठीक है, क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक, इसमें जो दोस्तों मलेरिया है यही इसका सही आंसर है। ठीक है, मलेरिया को आयोग ने भी सही लिया है। क्यों, क्योंकि रुके हुए पानी में होते हैं मच्छर, और मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 132 प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। कहानियों को शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की एकाग्रता, अब कहानी सुन रहे हैं आप, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, उनकी जो एकाग्रता रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगा, वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इससे बच्चों को इतिहास का ज्ञान भी कुछ हद तक होता ही है। और चौथा है, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, नेगेटिव बात कर रहे हैं, इसको नहीं लेंगे। तो ए सही है, बी सही है, सी सही। देखिए ए और बी और सी कहाँ है,
आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ए, बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, ठीक है। बच्चों के भाषाई बच्चों के भाषाई क्या है, कौशलों का विकास होना चाहिए, और स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए। क्लियर हो गया। और चौथा है, कक्षा शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना, इसकी अनुशंसा एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है, ठीक है। इसकी जो अनुशंसा है नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात किया है यहाँ पे, है ना, प्रश्न ने नहीं पूछा है, बाकी सबकी अनुशंसा की है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन के अवसर का अवसर मिलता है, बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, या बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। बच्चों का चिंतन जो है प्रकरण तक सीमित किया जा सकता, तो पूछा है इसके परिप्रेक्ष्य, प्रश्न पूछने के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। बच्चों की पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, सही है। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, सही है। प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, ये भी सही है। बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित देखिए यहाँ पे सीमित की बात कर दिया है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सीमित, है ना। बच्चों का जो चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, यही आपका परिप्रेक्ष्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 135 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना होता है। किसका? बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास। खुले प्रश्न पूछना है मतलब बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दिख रहा है, सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? गतिविधि समूह में की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, ये तो बिल्कुल सही है। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, ये भी सही बात है। गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समूह में की जाती है गतिविधि, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यह शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। इनमें से वह किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर के आएगी? अब उसको जड़ के बारे में बताना है, ठीक है। तो जड़ के में क्या क्या ला सकती है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। दोस्तों जड़ पे चर्चा करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा गाजर, चुकंदर और मूली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? कवक को अभी मैंने बताया था, कवक जो है दोस्तों आपका ये ना तो उत्पादक है, ना ही उपभोक्ता है, ना ही द्वितीयक उपभोक्ता, ये आपका डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, ठीक है। कवक क्या होता है? आपका डिकम्पोजर होता है, ठीक है। ये कार्बनिक को अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ता है। अगला, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जैसे देखिए, सबसे पहले होता है उत्पादक, घास हो गया, इसके बाद आपका आता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है दोस्तों, वो होता है शाकाहारी, जो घास वगैरह खाता है, ठीक है। तो चील व सांप, गाय व खरगोश, हिरन व शेर तो आएगा नहीं दोस्तों, बकरी व, तो इनमें सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता की बात किया है तो शाकाहारी। देखिए, प्राथमिक मतलब आपको शाकाहारी खोजना है, द्वितीयक मतलब मांसाहारी और तृतीयक मतलब सर्वाहारी, ठीक है। प्राथमिक मतलब शाकाहारी। देखिए, गाय जो होती है वो शाकाहारी होती है, खरगोश जो होता है वो शाकाहारी होता है। चुपचाप लगा करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान न देना, सख्ती करना, जी नहीं, सख्ती करना तो बिल्कुल गलत है, ध्यान नहीं देना भी गलत है। पुरस्कार, प्रशंसा, दो ऑप्शन में ही आप हमेशा फंसेंगे, तो ध्यान रखिएगा सबसे उपयुक्त जो तरीका होगा वो प्रशंसा करना होगा, है ना। अगला है 141, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह, एक प्रश्न किससे नहीं बनेगा? 21 साल और 18 साल, लड़के का आयु 21 साल, लड़की का आयु 18 साल निर्धारित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि? अब देखिए, एक जो शिक्षिका है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? शिक्षिका ने अदरक को तना क्यों कहा?
क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। इट कंटेन्स नोट्स एंड इंटी नोट्स, ठीक है, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्यों? परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, या परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं? तो परिवार विद्यालय एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं दोस्तों। बच्चों का जुड़ाव तो ठीक है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या है? यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 144, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और डी। बी बोलता है ए बी सी, केवल बी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए, पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, परिभाषाओं की बात किया है, नहीं ले सकते हैं। बच्चों को खोज के अवसर, बिल्कुल खोज के अवसर तो बिल्कुल सही शब्द है। तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, इसलिए नहीं लेंगे। और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया और डी सही हो गया। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, बी और डी दोनों सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ए, बी और डी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। बस्ते के बोझ को कम करना, गलत है। दोनों मिलते जुलते विषय हैं, गलत है। पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना, नहीं भैया, ये तीनों तो होगा ही होगा नहीं, एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है? विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। अगला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था दोस्तों जुलाई 1900। कब किया गया था? जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? मैं आपको इसका भी एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा पारिस्थितिकी देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े ताकि। अगला है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? घास, घास, लोमड़ी, खरगोश, जी नहीं। घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खा सकता है। घास, सांप, मेंढक, जी नहीं। घास को मेंढक खा सकता है, उसको सांप खाएगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को शेर खाएगा, जी हाँ, बिल्कुल ये सही हो सकता है, सी वाला, क्योंकि घास लोमड़ी नहीं खाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, घास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, खरगोश को शेर खा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? सीखना रट कर याद करने की प्रक्रिया है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। देखिए, रटने की बात करेगा तो दोस्तों गलत है, ज्ञान निर्माण के लिए दंड गलत है। अब आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा होता है, या सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। हम कोई भी चीज दोस्तों हमारे समाज के सही सहभागिता के भी बगैर अधिक अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, उसमें समाज की सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया कि रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में क्या सही है? तो सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? पर्यावरण का भौतिक घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका क्या हो जाएगा? कवक। कवक जो होता है, यह पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। पर्यावरण में आपको आर्द्रता देखने को मिलेगी, जलवायु देखने को मिलेगी, नदी देखने को मिलेगी, कवक जो है इसका भौतिक घटक नहीं है। अगला, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, गलफड़े, त्वचा, वृक्क, गलफड़े, त्वचा, फेफड़ा, फेफड़ा, त्वचा, छोटी आंत, फेफड़े, वृत्त, वृक्क और यकृत। देखिए, हमने सब जानते हैं कि मछली जो है वो अपने गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। तो जहां जहां गलफड़ा है, पहले उस ऑप्शन को ध्यान दे लीजिए कि वो आपका ऑप्शन क्या है, वो सही हो सकता है। और जहां त्वचा है उसको भी आप एक जगह कर लीजिए। ये ऑप्शन काटने का तरीका है दोस्तों। देखिए, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। गलफड़ा कहाँ कहाँ है? एक ये गलफड़ है, एक ये गलफड़ है।
त्वचा, वृक्क, वृक्क, फेफड़े। हमको पता है फेफड़े हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक होते हैं, तो फेफड़े, त्वचा और गलफड़। कुछ जो जीव होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं, कुछ गलफड़ों से, और मनुष्य जो है वो फेफड़ों से सांस लेता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर बोलूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए समय समय पर और लाता रहूँगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।